A very good day to all of you. Today, the topic that we are going to study is agriculture regionalization. In part 1 of agriculture regionalization, we'll try to understand the concept of agriculture regions. आज हम जिस टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं वह है कृषि प्रादेशीकरण और आज के ई वीडियो में हम कृषि प्रदेशों या कृषि प्रादेशीकरण की संकल्पना को समझने का प्रयास करेंगे। कृषि भूगोल के अंतर्गत कृषि प्रदेश की संकल्पना का महत्वपूर्ण स्थान है और प्रादेशीकरण उसके अध्ययन का एक प्रमुख उपागम है। विटलसी के अनुसार सुनिश्चित मानदंडों के आधार पर समरूप क्षेत्र जो दूसरे क्षेत्रों से अलग क्षेत्र हो, जिसका आकार, प्रकार व धरातल कुछ जटिलताओं के साथ स्पष्ट क्षेत्र के रूप में उभरा हुआ हो, उसे हम प्रदेश की संज्ञा दे सकते हैं। यह था विटलसी का प्रदेश या रीजन को एग्जेम्प्लीफाई करने का एक प्रयास। ये उनकी परिभाषा या डेफिनेशन थी एक प्रदेश के लिए जो उन्होंने दी थी। उनके अनुसार हम कोई अध्ययन के लिए मानदंड सुनिश्चित करते हैं और उन मानदंडों के अनुसार हम क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं और उन मानदंडों के जो हमने अध्ययन के लिए लिए हैं उसके अनुसार जहाँ समरूपता पाई जाती हो और उसके आसपास के क्षेत्रों से वो मानदंड अलग हों और उनका जो उस क्षेत्र का जो मानदंडों का समरूपता है उसका आकार, प्रकार और धरातल उस क्षेत्र को अपने आसपास के क्षेत्रों से अलग करता हो, स्पष्ट रूप से दिखाता हो कि यह उस क्षेत्र से अलग है, तब हम उस क्षेत्र को उन सुनिश्चित मानदंडों के आधार पर एक प्रदेश की संज्ञा दे सकते हैं। निकोव ने कृषि प्रदेशों को परिभाषित करते हुए कहा कि कृषि प्रदेश ऐसे विस्तृत क्षेत्र हैं जहां फसलों की किस्मों तथा उनकी उत्पादन विधि में एक रूपता मिलती है और कृषि भूमि उपयोग में विशिष्टता तथा संबद्धता पाई जाती है। तो अगर हम निकोव की परिभाषा देखें तो विटलसी ने तो प्रदेशों का एक जनरल परिभाषा दी थी और विटलसी ने कहा कि प्रदेशों को हम सुनिश्चित मानदंडों के आधार पर अपने जो सराउंडिंग भूमि है उस सराउंडिंग एरिया से जहां उन स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स के अनुसार यूनिटी मिलती हो और वो डिफरेंट हो अपने सराउंडिंग एरिया से, वो एक रीजन होता है। और निकोव ने स्पेशलाइज जो उनका निश्चित मानदंड था वो उन्होंने कहा कि हम कृषि प्रदेश या एग्रीकल्चर रीजन्स की बात करते हैं। तो उनके अनुसार यानी निकोव के अनुसार एग्रीकल्चर रीजन्स एक स्पेसिफिक एरियाज़ हैं जहाँ पर कि क्रॉप टाइप्स में या जो फसलें उगाई जा रही हैं उन फसलों में और उनके उगाए जाने की विधि में एक रूपता हो, सिमिलैरिटी हो और कृषि भूमि उपयोग में स्पेशलाइज्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हो वहाँ का जो कृषि भूमि का उपयोग है और एक इंटर कनेक्टिविटी हो। तो ऐसा क्षेत्र जहाँ जो क्रॉप्स का उत्पादन हो रहा है उन क्रॉप्स के टाइप्स में, उत्पादन विधि या पद्धति में सिमिलैरिटी हो और साथ ही एग्रीकल्चर लैंड यूज़ में एक
स्पेशलाइज्ड इंटरकनेक्टिविटी हो तो हम उस क्षेत्र को एग्रीकल्चर रीजन की संज्ञा दे सकते हैं। ये निकोव ने कहा। निकोव के अनुसार कृषि के निर्धारकों, जैसे हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि कृषि को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक किसी क्षेत्र में क्या होते हैं। भौतिक कारक, आर्थिक कारक, सामाजिक कारक और सांस्कृतिक कारक। ये जो कृषि के निर्धारक कारक हैं, उनके फलस्वरूप कृषि के प्रकार में प्रादेशिक एकता, अंतर्संबद्धता और विविधता पाई जाती है। क्योंकि किसी क्षेत्र की भौतिक स्वरूप, उसका धरातल, उसका उच्चावच, उसका ढाल, उस क्षेत्र की जलवायु, जल उपलब्धता, उस क्षेत्र के आर्थिक कारक कि कृषकों का जीवन स्तर कैसा है, वहाँ शिक्षा और तकनीक का क्या स्तर है, उस क्षेत्र का सामाजिक कारक, लोगों की सोच, लोगों का रहन सहन कैसा है और वहाँ की संस्कृति कैसी है, उसके अनुरूप उस क्षेत्र की कृषि में एक प्रकार का स्पेशलाइज्ड एकरूपता, एकता, अंतर्संबद्धता और आसपास के क्षेत्रों से विविधता पाई जाती है। वास्तव में कृषि प्रदेशों का जो सीमांकन किया जाता है वो फसल साहचर्य, फसल पशुपालन साहचर्य, फार्म क्रिया प्राविधियों जैसे मानदंडों पर होता है। एग्रीकल्चर के जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसी एरिया के, वो हैं कैसा वहाँ पे क्रॉप्स का उगाए जाने का क्या तरीका है, मतलब सिंगल क्रॉप एरिया है या डबल क्रॉप एरिया है या मल्टीपल क्रॉप एरिया है, फसल पशुपालन बाहुल्य, क्रॉप्स और एनिमल्स का क्या कॉम्बिनेशन है, कृषि और पशुपालन का क्या अंतर संबंध है, उसके साथ ही किस तरह की कृषि प्राविधियां का उपयोग हो रहा है, शुष्क खेती हो रही है या इरिगेटेड एग्रीकल्चर हो रहा है, मानव श्रम और पशु श्रम का, पशु शक्ति का उपयोग किया जा रहा है या मैकेनाइज्ड टाइप ऑफ एग्रीकल्चर पैटर्न है। ये चीज़ों का अध्ययन करके कृषि प्रदेशों का लिमिटेशन या सीमांकन किया जाता है। बुकानन ने प्रदेशों को परिभाषित करते हुए कहा कि कृषि से संबंधित प्रक्रियाओं में ऐसा की जो प्रक्रियाएं हैं वही कृषि प्रदेश ऐसे क्षेत्र हैं जहां कृषि संबंधी सभी दशाएं, विशेष रूप से पैदा की जाने वाली फसलें समरूप हों। ये अध्ययन के समय ये देखा जाता है कि अगर हम कृषि के लिए प्रदेशों का सीमांकन या लिमिट कर रहे हैं तो नेचुरली वहाँ पर जो कृषि से कनेक्टेड जो कंडीशंस हैं और जो क्रॉप्स उगाए जा रहे हैं उनमें सिमिलैरिटी या समरूपता पाई जाए। और हम ये भी जानते हैं कि क्रॉप्स को जो किसी एरिया में एग्रीकल्चर में जो क्रॉप्स उगाए जाते हैं, कौन से क्रॉप्स कहाँ उगाए जाएंगे, इसका जो मेजर डिसाइडर होता है वह जलवायु होती है। तो फसल उत्पादन में समरूपता जलवायु द्वारा निर्धारित होती है। शुष्क जलवायु में ऐसी फसलें उगाई जाएंगी जो कि कम पानी रिक्वायर करती हों, जैसे कि मोटे अनाज जो हम अपने राजस्थान में देखते हैं, ज्वार, बाजरा, मक्का। उसके कंट्रास्ट में अगर
जलवायु आर्द्र है तो ऐसे क्रॉप्स उगेंगे जिनको कि ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, जैसे कि हम हमारे तटीय क्षेत्रों पे देखते हैं। चावल, कोकोनट या जूट जैसे क्रॉप्स उगाए जा सकते हैं। तो जलवायु ये निर्धारित करती है कि किस क्षेत्र में कौन सी फसल समरूपता पाई जाएगी। और इसी तरीके से जो फसल और पशुपालन का जो साहचर्य होता है वो भी बहुत कुछ जलवायु पर निर्धारित होता है। हमने देखा कि उष्ण शुष्क प्रदेशों में, जैसे कि मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, वहाँ पर फसल सिर्फ जो छोटा रेन सीज़न होता है उसी में उगाई जाती है। बाकी का जो शुष्क मौसम होता है उसमें वहाँ के निवासी पशुपालन पर निर्भर करते हैं। और क्योंकि ये जो उष्ण शुष्क क्षेत्र हैं यहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति भी बहुत कम पाई जाती है, तो यहाँ का जो पशुपालक है वो जनरली स्थानांतरणशील पशुपालक है, जो अपने पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर चारा उपलब्धता के अनुसार लेकर घूमता रहता है। तो फसल समरूपता और फसल पशुपालन का जो साहचर्य होता है यह बहुत कुछ जलवायु द्वारा निर्धारित होता है। इसी के साथ उस क्षेत्र का धरातलीय उच्चावच, क्षेत्र का ढाल और मिट्टियों की विविधता के परिणाम स्वरूप भी क्षेत्रों में कृषि में भिन्नता पाई जाती है। अगर माउंटेन एरिया है या मैदानी क्षेत्र है तो ये डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स इन क्षेत्रों में उगाए जाते हैं। माउंटेन एरियाज़ में जनरली वो क्रॉप्स उगाए जाते हैं जिनको कि पानी की बहुत आवश्यकता नहीं होती और ठहरा हुआ पानी नहीं चाहिए होता। हमने देखा है इंडिया के, चाहे हम सदर्न माउंटेन्स को ले लें, नीलगिरीज़ को या सह्याद्रीज़ को, या नॉर्थ ईस्ट में असम रीजन को हम ले लें, तो ये क्षेत्र मसालों और चाय के उत्पादक हैं। जबकि ये तटीय क्षेत्र जो हैं वो बेसिकली क्रॉप प्रोडक्शन के एरियाज़ हैं, जहाँ पे कि राइस और वीट मेजर क्रॉप्स होते हैं। मिट्टियों की विविधता, हम जानते हैं कि विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ विभिन्न प्रकार के क्रॉप्स के लिए अनुकूल होती हैं। लाल काली मिट्टियाँ या जो हमारे यहाँ काली मिट्टी मिलती है गुजरात रीजन में, राजस्थान के साउथ ईस्ट प्लेटो रीजन में जो काली मिट्टी मिलती है वो कॉटन के लिए या मूंगफली के लिए बहुत उपयोगी है और इन क्षेत्रों में वही उगाए जाते हैं। तो मृदाओं की विविधता, धरातलीय उच्चावच और ढाल भी फसल साहचर्य और फार्म क्रिया प्रविधियों को निर्धारित करता है। और जलवायु के साथ साथ ही धरातलीय उच्चावच, ढाल और मिट्टियाँ भी कृषि के प्रकार और फसल साहचर्य में विविधता लाते हैं। ये तो जलवायु, धरातलीय उच्चावच, ढाल और मृदाएं, ये तो भौतिक कारक हैं। भौतिक कारकों के अलावा आर्थिक कारक, जैसे कि कृषक का जीवन स्तर, कृषक की आय और उस क्षेत्र का तकनीकी विकास, यातायात उपलब्धता, बाजार और पूंजी की उपलब्धता जैसे कारक उस क्षेत्र की कृषि को प्रभावित करते हैं। जो तकनीकी कारक हैं और जो कृषक का जीवन स्तर है, पूंजी की उपलब्धता है, वो वहाँ की कृषि भूमि की क्षमता और कृषक क्षमता को प्रभावित करती है। और ये जो आर्थिक कारक हैं वो भूमि क्षमता उपयोग और कृषक
की क्षमता के साथ साथ ही उस क्षेत्र में कृषि विविधता का कारण होते हैं। इसी तरह से जैसे हम अभी देख रहे थे कि कृषि प्रदेशों के सीमांकन में फसल साहचर्य और फसल पशुपालन साहचर्य एक प्रमुख मानदंड होते हैं। तो कृषि उस क्षेत्र की कृषि के जो सकल उत्पादन है उसमें विविध फसलों का क्या अनुपात है, मतलब कि कौन कौन सी फसलें उगाई जा रही हैं, क्या वो बेसिकली फूड ग्रेन्स हैं या वो कैश क्रॉप्स हैं या वो फूड ग्रेन और कैश क्रॉप्स का कॉम्बिनेशन है, तथा उन फसलों के साथ साथ पशु उत्पादों का क्या अनुपात है। डेयरी प्रोडक्ट्स भी साथ में अगर प्रोड्यूस किए जा रहे हैं तो यह फसल पशुपालन साहचर्य को दर्शाएगा। तो सकल उत्पादन में जो विविध फसलों और पशु उत्पादकों का अनुपात होता है उसे भी कृषि प्रादेशिकरण के लिए एक आधार माना जाता है, क्योंकि ये जो सारे फैक्टर्स अभी हमने पढ़े या जो विभिन्न कारक हैं जैसे भौतिक कारक, सामाजिक कारक, आर्थिक कारक, ये वेरीड फैक्टर्स हैं जो कि क्षेत्रीय भिन्नता लिए हुए होते हैं और इसलिए कृषि प्रादेशिकरण एक जटिल कार्य है, क्योंकि ये जो फैक्टर्स हैं इनको आप इजीली डिलिमिट नहीं कर सकते कि इस रेखा के इधर ये कारक ऐसा है या इस रेखा के उधर वो कारक ऐसा है। ये सब इंटरपोलेटिंग फैक्टर्स होते हैं और सुपर इम्पोज्ड फैक्टर्स होते हैं। इसलिए कृषि प्रादेशिकरण एक जटिल कार्य है, क्योंकि यहाँ कृषि लक्षणों में समानता और समीप के जो क्षेत्र हैं उनसे विषमता वाले कृषि लक्षण हमें देखने होते हैं और समानता और विषमता वाले लक्षणों का अध्ययन करके उन्हीं मानदंडों के आधार पर प्रदेशों को सीमांकित किया जाता है। तो हमने देखा कि कृषि भूगोल के अंतर्गत कृषि प्रदेश की संकल्पना एक महत्वपूर्ण संकल्पना है और प्रादेशिकरण कृषि के अध्ययन का एक प्रमुख उपागम है। इसके साथ ही हमने देखा कि कृषि प्रदेश क्या होते हैं और कृषि प्रदेशों के सीमांकन के लिए क्या प्रमुख मानदंड होते हैं। So in today's e-video, we studied about the concept of agriculture regionalization and how it is an important way of agriculture studies. We studied the definition of region, definition of agriculture regions, and the various factors on the basis of which agriculture regionalization is done. Thank you.